लोग अदालतों में खुशी से नहीं आते और ये आपके मेहमान होते हैं। इससे पहले जो हमारे रॉयल जस्टिस थे, रॉयल चीफ जस्टिस, उनकी जी। नजर में सिर्फ एक ही मेहमान था, वो सिर्फ वो एक ही मेहमान की वो केयर करते थे, जिनके उनकी सास के बारे में उनकी वीडियो भी मौजूद है। उन्हीं के लिए वो मर्सिडीज बुलाते थे, उन्हीं के लिए वो जेलों के मेन्यू मंगाते थे, उन्हीं के लिए सब कुछ करते थे। पाकिस्तान को बचा पाते हैं, को पाकिस्तान में कोई तब्दीली ला सकते हैं, पाकिस्तान के मुल्की मफाद में कोई फैसले कर पाते हैं, नहीं कर पाते। उसकी मिसाल जो है वो काजी फायज इसार साहब ने, मैं समझता हूँ, पहले दिन से शुरू की है। एक तो उन्होंने अपने हल्फ में अपनी वाइफ को साथ खड़ा किया, और ये वही वाइफ है जो जिसका सदर पाकिस्तान साहब ने मजाक उड़ाते रहे अपने स्टेटमेंटों में, और इनके साथी जजेस इनको और इनकी वाइफ को किस तरीके से कटहरे में खड़े करके जो इनका तमस्खर और इनका एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाज़िया नैयर, मेरे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू शाजिया। साजिद साहब, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, नए प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं। पाकिस्तान में चीफ जस्टिस जो हैं वो अपना ओहदा छोड़ चुके हैं, नए चीफ जस्टिस ने अपना ओहदा संभाल लिया है, और पहली चीज़ जो हमने देखी, पहली मर्तबा कार्रवाई को लाइव दिखाया जा रहा है स्टेट चैनल के ऊपर। आप क्या समझते हैं ये किस किस्म की इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपको क्या लगता है कि जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं, वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्या वो तमाम फ़ैसले जो इससे कबल हो चुके हैं, जिनके ऊपर फ़ैसले भी जारी हुए, क्या उनको रिव्यू किया जा सकेगा? जो गलत फ़ैसले थे, क्या उनका सद्देबाब हो सकेगा? क्या उनका अज़ाला किया जा सकेगा? शाज़िया, मैं सबसे पहले यहां से शुरू करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त उम्मीद सबसे ज्यादा दो इंसानों पर उम्मीद है। एक काजी जी। फायज ईसा पर है और दूसरे जनरल आसिम मुनीर पर। कोई तीसरी उम्मीद वाली बात ही नजर नहीं आती। और अब देखें ये कि दो ये लोग जो हैं वो अपना पाकिस्तान को बचा पाते हैं, को पाकिस्तान में कोई तब्दीली ला सकते हैं, पाकिस्तान के मुल्की मफाद में कोई फैसले कर पाते हैं, नहीं कर पाते। उसकी मिसाल जो है वो काजी फायज इसार साहब ने, मैं समझता हूँ, पहले दिन से शुरू की है। एक तो उन्होंने अपने हल्फ में अपनी वाइफ को साथ खड़ा किया, और ये वही वाइफ है जो जिसका सदर पाकिस्तान साहब ने मजाक उड़ाते रहे अपने स्टेटमेंटों में, और इनके साथी जजेस इनको और इनकी वाइफ को किस तरीके से कटहरे में खड़े करके जो इनका तमस्खर और इनका एक ड्रामा बनाया गया, वो वाइफ हुँ। उन्होंने साथ खड़ी की। दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने की है कि उन्होंने प्रोटोकॉल लेने से इनकार किया है और अपनी वही पुरानी गाड़ी उसी में वापस आए। मैं बल्कि यहां तक है कि मेरी आज से कुछ अर्सा पहले बॉस्टन में एक मुलाकात हुई थी एक इवेंट के अंदर, तो मैंने इनसे पूछा और उन्होंने बड़े फख्र से बताया जी। कि मैं पैदल जाता हूँ। और वो पैदल जाने के अंदर के उस दौरान में भी कई जो है वो वाकयात मीडिया में भी आते रहे और सारी चीजें। उसके बाद उन्होंने इसको टेलीवाइज करने की पीटीवी को कहा कि इसको टेलीवाइज किया जाए, और उसमें भी कई चीजें सामने नजर आई हैं। एक तो उनके कानून के ऊपर ग्रिप, और उसके बाद जो उन्होंने पहले दिन अपने अमले से खिताब किया, और फिर जिस तरीके से उन्होंने फुल बेंच को ला के बताया, और जो उनकी ख्वाहिश है उन्होंने इजहार किया कि लोग अदालतों में खुशी से नहीं आते हुँ। और ये आपके मेहमान होते हैं। इससे पहले जो हमारे रॉयल जस्टिस थे, रॉयल चीफ जस्टिस, उनकी जी। नजर में सिर्फ एक ही मेहमान था, वो सिर्फ वो एक ही मेहमान की वो केयर करते थे, जिनके उनकी सास के बारे में उनकी वीडियो भी मौजूद है। उन्हीं के लिए वो मर्सिडीज बुलाते थे, उन्हीं के लिए वो जेलों के मेन्यू मंगाते थे, उन्हीं के लिए सब कुछ करते थे। मौसूफ जब चीफ जस्टिस बने थे तो 53,000 केसेस थे, जब गए हैं तो कौम को 56,000 मुकदमात, जो कि एवरेज लोग 25-25 हजार अदालतों में जलील होते हैं, वो तोहफा देकर गए। हुँ। लेकिन अब देखें, काजी फायज ईसा साहब के ऊपर सबसे बड़ा इस वक्त जो उनके कंधों में बोझ है, एक तो वो 56,000 लोग जो 25-25 हजार साल पहले ही जलील हो चुके हैं आपके बोगस जुडिशल सिस्टम में। एक तो उनका बोझ, और दूसरा फिर ये जो आपने पहले बताया है, जो फैसले किए गए सियासी फैसले, क्योंकि जी, बिल्कुल। पिछले चीफ जस्टिस साहब जस्टिस कम थे, सियासतदान ज्यादा लगते थे। हुँ। मैं दुख के साथ कहता हूं कि मेरे वतन अजीज के अंदर जहां सियासत होनी चाहिए वहां सियासत नहीं होती, वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग हुँ। होती, वहां पे लोग बिकते हैं, और जहां पे काम होना चाहिए वहां पे सियासत होती है।
यही इस मेरे वतन अजीज कालमिया है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो नई उम्मीद है सिर्फ और सिर्फ दो इंसानों पर है, काजी फायजी साहब पर और जनरल हाफिज आसम मुनीर साहब पर। इसके अलावा कोई भी मुझे किसी पे ना उम्मीद है ना सोचे हैं, क्योंकि 76 साल से यही लोग आ रहे हैं, चेहरे और जगह और पार्टियां बदल बदल के आ रहे हैं। इनके पास ना कुछ करने की सलाहियत है, ना इनके पास वतन अजीज के लिए कोई दर्द है ना दुख है। कौम को जिहाद के सबक सिखाने वालों के सबके बच्चे यहाँ लंदन, टोरंटो और अमेरिका में पढ़ रहे हैं, और उनके बारे में सोचना कि वो पाकिस्तान को कुछ दे पाएंगे, मैं नहीं उम्मीद करता कि वो कुछ देने की सलाहियत रखते हैं। लूटने की सलाहियत रखते हैं, लूटने के इरादे रखते हैं। लंदन सारे सेटल्ड हैं, टोरंटो सेटल हैं। आज मेरे एक किसी अजीज ने फोन किया कनाडा से, अफसोस के साथ कि वो पाकिस्तानी नहीं थे। उन्होंने कहा कि कभी कनाडा में आके अपने पाकिस्तानी सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी और सारी रूलिंग एलीट के महल्लात देखो किसी वक्त आके, हैरान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे वाकई। इस वक्त आपके जितना करप्ट पाकिस्तानी है उसकी फेवरेट डेस्टिनेशन इस कनाडा। तो ये मैं अब इसमें क्या कहूं, और इस हिमाम में सारे नंगे हैं, इसमें सब लोग शामिल हैं, किसी एक डिपार्टमेंट के लोग नहीं है, सारे के सारे। पाकिस्तान ने तरक्की बहुत की है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन अकाउंटों में अपनी ही माँ के कपड़े बेच बेच कर फाड़ फाड़ कर तरक्की की है। और ये एक हकीकत है, मैं एक नई बात नहीं बता रहा हूँ। आपके 25 करोड़ लोगों को, हर इंसान को ये पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। लेकिन दुख की बात है कि सितम जरीफी ये है कि कर कुछ नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते। साजिद साहब, एक और चीज़ जो सामने आ रही है कि वज़ारत ख़ज़ाना ने सरकारी मुलाज़मीन को जो मुफ़्त बिजली फ़राहम की जाती है, उसको ख़त्म करने की सिफ़ारिश कर दी है कि अब सरकारी मुलाज़मीन भी बिजली का बिल अदा किया करें, और जो उनको मुफ़्त बिजली के यूनिट मुहैया किए जाते थे, उनको ख़त्म करने की सिफ़ारिश की गई है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस पे अमल किया जा सकेगा? इससे कबल हमने देखा कि सरकारी अफ़सरान के लिए जो बड़ी गाड़ियाँ थीं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन मुसलसल वो इस्तेमाल हो रही थी। तो आपको क्या लगता है कि मुफ़्त बिजली ख़त्म की जा सकेगी सरकारी मुलाज़मीन के लिए? क्योंकि अरबों की बिजली है जो सरकारी मुलाज़मीन मुफ़्त इस्तेमाल करते हैं, और गरीब अवाम जिसके 15,000 16,000 जिसकी तनख्वाह है, जो दिहाड़ीदार मज़दूर है, जो छाबड़ी उठाने वाले हैं, वो अपना बिजली का बिल खुद अदा करते हैं। देखिए, ये मेरे ख्याल में ये इस तरह के कई पहले ही कानून बनाए गए हैं, कानून की किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता। आप सिर्फ बिजली की बात कर रहे हैं, जो पेट्रोल दिया जाता है उसके बारे में बताएं, जो नौकरों की तनख्वाहें घरों में, ड्राइवरों की तनख्वाहें हैं वो बता दें आपको। 90,000 गाड़ी है इस वक्त आपकी फेडरल गवर्नमेंट के पास। लेकिन इसमें देख मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में कानून और इस तरह के नए स्टेप, पहले मुझे ये बताएं 7 अरब की जो चोरी हो रही है वो कहां जा रही है? वो आपके सरकारी मुलाजमीन की जेब में जा रही है। फैक्ट्रियों वाले जो हैं वो कुंडे लगा के जो बिजली चलाते हैं वो आधा आधा कर लेते हैं। भाई आप हमें 25,000 महीने का दिया करें, आपका बिल 25,000 से ज्यादा नहीं आएगा, आप जितनी मर्जी बिजली इस्तेमाल करें। यही तो डीलें चल रही हैं सारी पहले पूरे पाकिस्तान। तो उसमें इस तरह के टूटे फूटे, जिस तरह हमारे वजीर आजम साहब ने कहा था मेरा एयर कंडीशन एक बंद कर दें, इससे शायद पाकिस्तान की बिजली ठीक हो जाएंगे मिसाइल, तो ये सिर्फ एक बातों की हद तक है। जो एक चीज प्रूव हो चुकी है, जिस तरह डॉलर आपका नीचे है, हम स्वाय डंडे के हम कुछ नहीं कर सकते, और वो डंडा मुसलसल चलता रहे तो पाकिस्तान शायद बच जाए। तभी मैंने आपको कहा था कि मेरी उम्मीदें, ये टूटे फूटे इस तरह के ब्यूरोक्रेसी के ये सारे जो आप ये मजाक करने वाले हैं, मैं इन पे नहीं, ना मुझे यकीन है ना इतमाद है। जनरल आसम मुनीर ही हैं, वही डंडे की अख्तियार रखते हैं। अगर उनकी विल ठीक हुई, अगर उन्होंने उनका वो कर सके कुछ, तो शायद पाकिस्तान बच जाए, वरना अब हालात आपके बहुत खराब हो चुके हैं, बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। क्योंकि जाती दफा मैंने जब जो मेरे शहबाज शरीफ साहब है, सुना IMF के पैसे जब आए थे तो वो भी वो अपने MNAs को दे गए थे तरक्याती मंसूबों की मद में, ताकि ये खाएं पिए कोई अयाशी करें, ताकि ये अगला इलेक्शन लड़ सकें। तो अगर ये हालात हैं तो फिर उसमें जिन हालात में तकरीरें करते रहे मौसूफ, जिस तरीके से कहते थे कि हम ये कर लेंगे, हम एक रोटी खा लेंगे, 2 रोटियां खा लेंगे, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये जाती दफा फिर ये करके जाना था मुल्क के साथ। अब ये पता नहीं कहां तक ये ठीक है, लेकिन सुना यही जा रहा है कि अपने MNAs को तरक्याती मद के बारे में ना सिर्फ ये बहुत ज्यादा पैसे दे गए हैं, मेरे अमीरुल मोमिनीन भी जाती दफा जो है वो करोड़ों और अरबों में अपने लोगों को, MNAs को पैसे दे गए थे। ज्यादती है, चल को कौन सा पहली दफा हुआ है या आखिरी दफा हुआ है? होता रहेगा। 76 साल हुआ है, जहां आप पहुंचे एक दिन में थोड़ी पहुंचे आप। आपने बड़ी मेहनत की है, 76 साल आपने बड़े बेदर्दी के साथ लूटा है आपने मादरे मिल्लत को। तो देखें, अब मेरे ख्याल में तो साजिद साहब, आप ये अमेरिका में बैठे हुए हैं, आप
आप ये जी। बताना पसंद करेंगे कि वहाँ पे जो हमारे सरकारी मुलाज़मीन हैं, जो वहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनका क्या लाइफ़स्टाइल होता है? उनके लिए कौन-सी मराहत होती हैं सरकारी तौर पर जो उनको मिलती हैं? अगर उनका मवाज़ना अगर पाकिस्तान के साथ किया जाए? देखें, यहाँ पे ना सरकारी लोगों को प्रोटोकॉल होता है। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल लेता हूँ। मैं एक दफ़ा अपने गवर्नर के जी। साथ अपनी स्टेट के गवर्नर्स के साथ भारत गया था, एक डेलीगेशन था, उसके साथ गया था। तो आई वाज़ सरप्राइज़, हैदराबाद हम होटल के अंदर लॉबी में खड़े हुए, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने आना था मिलने के लिए। तो जब वो गाड़ियाँ आई भागती, लाइटें जलती आई चीफ मिनिस्टर साहब की और टाँ-टाँ करती जब आई, तो गवर्नर घबरा गया था। उसने कहा, "ये क्या हुआ है? ये एम्बुलेंसें क्यों बाहर आ रही हैं? ये इतनी गाड़ियाँ, पुलिस क्यों इतना शोर मचा रही है?" वो घबरा गया था गवर्नर। हुँ, हुँ। उसको हमें बताना पड़ा था कि सर नहीं, ये जो प्रोटोकॉल है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जब तक आगे 100 गाड़ी ना भागे, लोग समझते हैं कि ये बेअसर आदमी है। हमें अपना रोब दिखाने के लिए 100 गाड़ियाँ आगे भगानी पड़ती हैं। तो ये अमेरिका के हालात ये हैं कि गवर्नर ने जब देखा कि इतनी गाड़ियाँ भाग रही हैं, उसने कहा कि चीफ मिनिस्टर को कोई खतरा तो नहीं, किसी ने हमला तो नहीं कर दिया चीफ मिनिस्टर पर? वो घबरा गया था बंदा, गवर्नर। ये मैं बात आज से 20-25 साल पुरानी बता रहा हूँ। तो ये अमेरिका के अंदर तो देखें, यहाँ पे नौकर का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे ड्राइवरों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना बॉडीगार्डों का कॉन्सेप्ट है। ये दुनिया ही कुछ और है। ये वो दुनिया नहीं है, फेक दुनिया नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे तो आपको, मैं कई लोगों को जानता हूँ पर्सनली। मैं एक दफ़ा लाहौर खड़ा था हाई कोर्ट के पास, तो मेरा एक अपना जानने वाला, उसके साथ 3-4 गाड़ियाँ भागती आई, तो साथ 15 बंदे कलाशनकोव वाले। तो मैंने उसको कहा, यार तुम्हारा कौन-सा झगड़ा है? तुम्हें किसका खतरा है? इतने लोग बंदूकों वाले क्यों लेके फिर रहे हो? उसने कहा, ताड़ साहब मेरा किसी से कोई झगड़ा, ये तो शोशा वास्ते बंदे रखे हैं। ये तो शोशा के लिए 10 बंदे कलाशनकोव वाले आगे भाग रहे होते हैं, एक एवरेज से बंदे के साथ। तो जिसके पास कोई इख्तियार है, तो फिर उसने क्या करना है? वो तो कहता है शहर बंद कर दो, मैं आ रहे हैं। हुँ। मेरा एक जानने वाला, मैं हैरान हूँ, एक मेरा जानने वाला, उसकी स्टेटमेंट ने मेरा बड़ा दिल तोड़ा था, क्योंकि मैं लीगल कम्युनिटी से मेरा मेरा रिलेशनशिप है। तो वो जज था, तो उसने कहा, ताड़ साहब, मेरी अदालत में सुबह 300 पगों वाले इकट्ठे हो, 300 चिटियां पगां वाले मेरी अदालत च आउंदे ने। अगर मेरे सिर च दर्द होवे तो मैंने कहना तरीक पा दो, फिर कल आ जाएंगे। मेरा उस वक्त जवाब उसको 25 साल पहले ये था, अगर 300 बंदे तुम्हें डेली बेस पे बददुआएं दे रहे हैं, तो तुम खुद सोचो कि तुम्हारी क्या हालत होगी। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कितनी अदालतें हैं, कितने जज हैं, कितने बाख्तियार लोग हैं, कितनी बददुआएं हुँ। डेली बेस पे ले रहे हैं। फिर किस तरह मुल्क चलेगा? तो ये एक सिस्टम है, ये एक कल्चर है। शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया है। शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कोई नहीं देता इस वक्त। आपकी सोसाइटी की हालत ये है। आप कहते हैं कि आपको अमेरिका के साथ कंपैरिजन करूं। अमेरिका के जब कोई किसी चौक में आप एक्सीडेंट हो, एम्बुलेंस जहाज आ जाते हैं, नीचे उतरते हैं, वो पूछते नहीं है किस चॉइस आपका लड़का लड़की है। वो ये नहीं पूछते कि इसकी इंश्योरेंस है या नहीं। वो सबसे पहले जाके उसकी जान बचाते हैं। यहाँ कुत्ता सड़क के ऊपर जख्मी हो जाए, तो 4 गाड़ियां आकर उसको उठाने के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन हम मुसलमान हैं, दर हकीकत हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ना इस्लाम का पता है, ना पाकिस्तान का पता है। बस यही पता है कि लूटना किस तरह है, फ्रॉड किस तरह करना है। साजिद साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जो हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी खबर इस वक्त चल रही है कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अगले दिन अपनी असेंबली में खड़े होकर। जो निजर है, वहां पे एक लीडर थे, सिखों के लीडर थे, उनके मर्डर के ऊपर 3 महीने पहले उनका मर्डर हुआ। और उन्होंने खुद अपने अल्फाज में कहा कि ये एलिगेशन जाती है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। तो एक तो अफसोस की बात है, उन्हें चाहिए नहीं था कि एक एलिगेशन के बेसिस पर इतना बड़ी स्टेटमेंट एक अपने अदारे के अंदर, अपनी असेंबली के अंदर खड़े होकर दे देते। फिर उसके बाद हुँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश की, नाकाम रहे। बर्तानिया को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, बल्कि जॉइंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की इन दोनों मुल्कों से। दोनों मुल्कों ने रिफ्यूज किया। फिर उनकी फॉरेन मिनिस्टर जो है, उन्होंने फाइव आइज, एक इदारा है जो 5 मुल्कों पे है, उनके टेररिज्म पे वॉच करते हैं, एक दूसरे के मुल्कों का साथ देते हैं। उनसे स्टेटमेंट लेने की हुँ। कोशिश की। उन्होंने जवाब दिया। इस वक्त उनकी फॉरेन मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में आ चुकी हैं। G7 के कंट्रीज को मिलकर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज, उससे पहले भी ट्रूडो साहब ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें वो घबराए नजर आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं भारत को प्रवोक नहीं करना चाहता था। भाई, प्रवोक तो अब आप कर चुके हैं। दूसरा, आज मैं आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी है। जी।
जी, उसकी जी। वजह यह है कि इस वक़्त जस्टिन ट्रूडो साहब पॉलिटिकली बहुत कमज़ोर हो चुके हैं कनाडा में, और उनके साथ 25 एमपी जो कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके हेड एक सरदार सिख हैं, जसप्रीत सिंह, वो उनके लीडर हैं, और इस वक़्त जस्टिन ट्रूडो साहब उनकी सपोर्ट के बगैर ना गवर्नमेंट में रह सकते हैं, ना अगला इलेक्शन जीत सकते हैं। उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए, या फिर जो भारत का उनका एक नाकाम दौरा था, उसके रिटेलिएशन में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, एक ब्लंडर किया, एलिगेशन के बेस पर, जिसके पीछे अभी कोई ठोस शवाहिद उनके पास मौजूद नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए थी, हो रही है, अभी एक भी अरेस्ट नहीं वहां पे हुई। उसके बाद मेरे ख्याल में अब देखें, इस वक्त दोनों ममालिक ने ट्रैवल एडवाइजरी एक दूसरे के खिलाफ जारी कर दी है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के डिप्लोमेट निकाल दिए हैं। एक डिप्लोमेट उन्होंने निकाला, एक डिप्लोमेट उन्होंने निकाला। 7 लाख इस वक्त भारतीय जो है वो भारत के अंदर कैनेडियन वीजों का इंतजार कर रहे हैं। अब देखें उनका फ्यूचर क्या है। भारत इस वक्त कनाडा से दालें और आटा इंपोर्ट कर रहा है, अब देखें उसका क्या फ्यूचर है। और भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है। उसके में देखें कि वो क्या-क्या कनाडा के लिए गड़े खोद सकते हैं। इस वक़्त कैनेडियन पेंशन फंड जो है, उनकी 2 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट महिंद्रा ग्रुप के साथ है भारत के अंदर, उनका क्या फ्यूचर है? अमेरिका इस वक़्त पहले ही इकॉनमी स्लगिश है, इन्फ्लेशन है, लोग भारतीय लोग, मैं पहले ही बताना चाहूँगा, भाग-भाग कर वापस भारत जा रहे हैं वहाँ से। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और देखा जाए तो पिछले 5-6 सालों में कनाडा के अंदर सिर्फ मकानों की इकॉनमी चल रही थी। एक ही मकान साल में 2-2 3-3 दफा बिक रहे थे मुख्तलिफ प्राइसेस पे, और इसको मैं इकॉनमी नहीं समझता। कि जिस तरह पाकिस्तान में प्लाटों की इकॉनमी है, ये इकॉनमी नहीं होती। जब तक आपके इकोनॉमिक दूसरे ड्राइव्स ना हो, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की सलाहियत ना रखते हो, तो ये फेक इकॉनमीज होती हैं। अब उसमें इस वक्त बहुत बड़े मसाइल कनाडा के लिए खड़े हो रहे हैं। भारतीय डायस्पोरा इज जी, गेटिंग एक्टिव। इस वक्त जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ, अमेरिका, इसमें भारतीय डायस्पोरा इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द रिचेस्ट एंड मोस्ट हुँ। एजुकेटेड डायस्पोरा कंसिडर्ड इन द यूएस। अब देखें कि वो किस तरह रिटेलिएट करता है, कनाडा में क्या करता है। मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो आफ्टर दिस स्टेटमेंट इज इन अ डीप वाटर राइट नाउ। साजिद साहब, मुझे नहीं पता, आज एक कार्टून इंडियन अखबार में छपा है, मेरा ख़्याल है कि आपकी नज़रों से वो ज़रूर गुज़रा होगा, जिसमें इंडिया और सऊदी अरब को एक मोटरसाइकिल पे दिखाया गया है और साथ पाकिस्तान को दिखाया गया है कि जो कि सड़क के किनारे पंक्चर शॉप है, वहाँ पर है। आप क्या समझते हैं ये कार्टून क्या डिपिक्ट कर रहा है? किस तरह से सऊदी अरब और भारत की दोस्तियाँ आगे जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान आपको नहीं लगता कि तन्हा होता जा रहा है? पाकिस्तान पहले तनहा होता नहीं जा रहा, पाकिस्तान तनहा हो चुका है। ये आज की बात नहीं। आप ये देखें कि जहां पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन है, भारत के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ईरान के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, अफगानिस्तान के रिलेशनशिप आपके साथ ठीक नहीं है, चाइना सी पैक आपके साथ शुरू करके पछता रहा है। तो आप पहले ही तनहा है, आज तनहा तो नहीं है। अब वो जो आपने वो जिस कार्टून का जिक्र किया है, उस कार्टून के जी। हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि आपने मिन्नतें की सऊदी अरेबिया की कि आप 3 घंटे के लिए आ जाए, 5 घंटे के लिए आ जाए, भारत जाने से पहले वो नहीं है। हुँ। आप सऊदी अरेबिया का क्या बिगाड़ सकते हैं? उसके बावजूद आपके वज़रा जो हैं वो दौरों पे जा रहे हैं, घड़ियाँ लेने जा रहे हैं, तोहफ़े लेने जा रहे हैं, सरकारी खर्चों पे उम्रे करने जा रहे हैं। और दूसरा एक मैं ये क्वेश्चन करूँगा, पाकिस्तान जी। के पास इस वक़्त दुनिया को देने के लिए या लेने के लिए क्या है? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें। जब भी बायलैटरल रिलेशनशिप होते हैं, कुछ दिया जाता है, कुछ लिया जाता है। क्या आपके पास सलाहियत कोई है? आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेने के लिए डॉलर नहीं है। आपके पास क्या है? स्वाय आप मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, आपके पास क्या है? मैं ये खुद जानना चाहता हूँ कि आपके पास क्या है? तो मैं उसमें आपके हालात आपको नज़र आ रहे हैं, आप कहाँ हैं? जब सऊदी अरेबिया ने भी आपको अबैंडन कर दिया है, आप दुनिया आपसे डरती फिर रही है कि आप नज़दीक से गुज़रते हैं, खैरात माँगते हैं, पैसे माँगते हैं, और पैसे लेकर फ्रॉड करते हैं, लंदन और टोरंटो भाग जाते हैं। लोगों को पता है आपका क्या ख़्याल है। दुनिया अंधी है सारी, सारी दुनिया अंधी है क्या? लोगों को पता नहीं है। आपकी दुनिया के हर कैपिटल में आपकी करप्शन की आवाज़ें निकल आ रही हैं इस वक़्त, कि आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये आप सोचते हैं कि लोगों को पता नहीं है, ये आपकी बेवकूफ़ी है। पीपल आर वाचिंग। मैं उसकी एक बल्कि मिसाल देना चाहूँगा, हमारा अगला टॉपिक जो था, कि जी। हमारी दुनिया जा कहाँ रही है। आज मैं सुबह जब उठा हूँ तो मैंने वो खबर न्यूरालिंक की पढ़ी है, इलॉन मस्क की, कि वो किस तरीके से दिमाग के अंदर
कंप्यूटर और दिमाग को जोड़ने की एक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिसको और उन्होंने पहले 10 इंसानों के ऊपर ट्रायल ये शुरू कर रहे हैं। और वो यूएस फूड और हमारी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए, उन्होंने उसको अप्रूवल दे दी है। 10 लोगों में भी डाला जाएगा। 64 थ्रेड्स जो होंगे, जो बाल से भी ज्यादा पतले होंगे, उसके जरिए वो जो उनका वो कंप्यूटर है, उसको दिमाग के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा एक रिपोर्ट के जरिए। उसके अंदर बैटरी होगी, लेकिन वो वायरलेस तरीके से चार्ज हुआ करेगी। आप अपनी सोचों के साथ अपने बिल अदा किया करेंगे, अपने सोचों के साथ दिमाग अटैच करेंगे। आप सोचेंगे, आपका दिमाग डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ बातें करेगा। आज दुनिया वहां खड़ी है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान में एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है? कभी आपने सोचा है कि आपके आपके अमीरुल मोमिनीन लौंडो लोपाड़ों से किस जबान में बात करते हैं? उर्दू में ट्वीट करते हैं। आपका मुस्तकबिल क्या है? आप कहां जाना चाहते हैं? बस मेरा ये सवाल है 25 करोड़ लोगों से, आपकी मंजिल क्या है? आप कहां जाना चाहते हैं? इससे आगे कहां जाना चाहते हैं आप? आज जहां आपके हालात हैं, इससे आगे कहां जाना चाहेंगे? आपकी पेट्रोल की प्राइस फिर बढ़ा दी गई है, और सबसे बड़ी बात है, सर्दियां आने वाली हैं, आपकी गैस भी महंगी होने वाली है। आप कहां जाएं? ना आपके पास खौफ खुदा है, ना आपके पास साजिद साहब, इलेक्शन। पाकिस्तान में तो गरीब आदमी की ज़िंदगी आप क्या समझते हैं? गरीब आदमी के लिए तो मेरा ख़्याल है कि अब वो सोच भी नहीं सकता है कि वो क्या करेगा। नहीं वो नहीं, जो मुस्तकबिल के मुझे लिए हम सोचते थे कि बच्चों मैं के इससे लिए हम कुछ बनाएँगे, कुछ सोचेंगे, पाकिस्तान नहीं, के गरीब आदमी के पास तो ऐसी सोच भी नहीं रह सकेगी अब। नहीं, शाज़िया, सोच मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं है। लोगों के घरों में, बड़े-बड़े शहरों के अंदर अंदर बेसमेंटों के अंदर सोने, डॉलरों, पाउंडों के ढेर लगे हैं। आप मुझे ये बताएं, जो पैसा आता रहा है पाकिस्तान का, कुछ तो लेकर भाग रहे हैं, सारे तो नहीं भागे। आप मुझे ये बताइए, जो डॉलर डॉलर छुपा के रखे हैं, जो खरीद खरीद के लोग डॉलरों की जखीरा अंदोजी कर रहे थे, वो डॉलर कहां है अब? लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है, हाँ, एक ये मैं जरूर कहूंगा, अमीर अमीर तरीन है, गरीब गरीब तरीन मजीद हो जाएगा। लेकिन उनको चाहिए कि इन चीजों के खुद अपने अपनी किस्मतों के फैसले खुद क्यों नहीं करते? ये बिरयानी की एक प्लेट के लिए क्यों अपना मुस्तकबिल बेच देते हैं? ये उन लोगों से पूछते क्यों नहीं जब इनसे वोट मांगने आते हैं कि हमारा बच्चा अंदर भूखा बैठा है, ये 4-4 दिन से इसने खाना नहीं खाया, हम इस दफा तुम्हें वोट नहीं देंगे? चीखते क्यों नहीं है निकल के बाहर? दो लोग, मैंने आपको बताया, मुझे इन दो लोगों से उम्मीद है, आसिम मुनीर साहब से, काजी फायज सर। ये 25 करोड़ खड़े होकर लोग उनसे क्यों नहीं कहते कि हमारा मुस्तकबिल सेव करो, हमें बचाओ? क्यों नहीं कहते इन दो लोगों से? अगर मुझे उनसे उम्मीद है तो इनको भी उनसे उम्मीद होनी चाहिए। लेकिन निकले बाहर, निकल के इन दो लोगों को सपोर्ट करें। इनको ये फिर क्यों ड्रामा करते हैं? उन लोगों के पीछे भागते हैं जो पहले नया पाकिस्तान और फिर यू टर्न मार के रियासत मदीना और फिर सारा कुछ, अपने बच्चे सारे लंदन बैठे हैं, अपने कारोबार सारे बाहर हैं, और कौम को कहते हैं तुम जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। और इनसे जिहाद कराना है, तालीम के खिलाफ कराओ, जहालत के खिलाफ जिहाद कराओ, गुर्बत के खिलाफ जिहाद कराओ इनका। लेकिन नहीं, कारोबार है, कारोबार है। दुनिया में गरीब मुल्कों के अंदर मजहब सबसे बड़ा कारोबार होता है, और इसमें सबसे ज्यादा पैसा होता है। नोट कर लें, इस पर रिसर्च कर लें, मैं गलत नहीं कहूंगा। जितने डेवलपिंग कंट्री है जहां लोगों की तालीम कम होती है, वहां बड़े बड़े बाबे बैठ के सारा दिन बच्चे बांटते हैं, सारा दिन मुंडे देते हैं। तो सारे हमारे जो इस वक्त आपके अमीरुल मोमिनीन, जो कि खुद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, उनका दूसरा नाम मुर्शद है। तो ये जब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट मुर्शद बन जाए मुल्कों में आकर, और फिर काले बकरे के ऊपर एटॉमिक पावर को चलाया जाए, तो फिर आपके आपके फैसले फिर इस तरह ही होंगे। फिर ये वो हो रहे हैं, आप भुगत रहे हैं, आप भुगतते रहेंगे आप। मेरी दुआ है दो लोगों के लिए, काजी फायज ईसा के लिए और आसिम मुनीर के लिए, कि अल्लाह ताला उनको ये ताकत अता करे ताकि पाकिस्तान को बचा सके। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, अपना फ़ीडबैक हमें देना ना भूलिएगा, और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दें। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।